देखो बेटा, तो अभी लास्ट जो टेस्ट हुआ था, ब्लॉक टेस्ट, इसका वो था प्रोडक्ट, वो डिमांड, सप्लाई और कंज्यूमर बिहेवियर वाला, है ना। अब जो टेस्ट होगा, तो नेक्स्ट टेस्ट होगा, बेसिकली डेट बता देता हूँ। वैसे तो और चेक कर लेते हैं। 30 तारीख, 30 को है मंडे, तो 29 को कर लो ना। ठीक है, 29, अगला टेस्ट जो है 29 जनवरी, नहीं, 29 जून, 29 जून को है। और चैप्टर होने वाला है प्रोडक्शन कॉस्ट और मार्केट, वही 40 नंबर का आएगा फिर से। ठीक है, तो प्रोडक्शन कॉस्ट तो हो ही रखा है, मार्केट चल ही रहा है। ठीक है, तो प्रोडक्शन कॉस्ट को तो फिनिश करके रख लो और मार्केट साथ साथ चलने दो। तो अच्छे से देख लो सब लोग, 29 जून 2025 टेस्ट कौन कौन सा, प्रोडक्शन कॉस्ट और मार्केट, ये तीन मतलब चैप्टर्स अगर बुक के हिसाब से बोले तो चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4। तो ये आपका है। ठीक है, ऑनलाइन वालों सुन लिया सबने अपने घर पे। तो ये टेस्ट होने वाला है, अच्छे से पढ़ाई करो भाई, इसमें नंबर अच्छा आने चाहिए। नंबर मेरे को ज्यादा कोई बढ़िया नहीं दिख रहे, बाकी तो अभी वो शीट आ जाएगी जो उसमें देख लेंगे। नंबर बढ़ाओ, मेरा मॉड्यूल अच्छे से आना चाहिए, नोट्स अच्छे से आने चाहिए, प्रैक्टिस करो अच्छे से। ठीक है। आई डोंट थिंक ये कोई बहुत डिफिकल्ट वाला पेपर तो नहीं था, इतने कम तो नहीं आने चाहिए इसमें, बहुत लोगों के बहुत कम है। डिफिकल्ट तो बिल्कुल भी नहीं था, ज्यादातर क्वेश्चंस तो मेरी ही बुक के होंगे, क्योंकि मेरी बुक में सब कुछ ही तो डला हुआ है। अब आएगा तो उसी में से आएगा ना वो तो, जब सब कुछ ही मैंने मेरी बुक में ले लिया तो फिर अब उसके बाहर क्या ही आएगा, फिर कहाँ से डालोगे क्वेश्चन, वो है। चलो, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। मार्केट चैप्टर, कल अपन ने क्या पढ़ लिया था, वो डायग्राम पढ़ रहे थे क्या, डायग्राम। ठीक है, ढंग से देखना बेटा डायग्राम, अब तो याद हो गया होगा थोड़ा बहुत। लास्ट डायग्राम कौन सा था, फिर से बनाऊंगा क्योंकि आज सारी बातें उसी पे होगी, एक डायग्राम पे सारी बातें होने वाली है, बहुत सारी बातें। तो वो डायग्राम क्या था, लॉन्ग रन में भी, लॉन्ग रन में कौन से प्रॉफिट्स होते हैं बताओ। लॉन्ग रन में देर आर, परफेक्ट कॉम्पिटिशन हम पढ़ रहे थे, हमेशा कौन से प्रॉफिट्स होते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट्स। क्यों होते हैं नॉर्मल प्रॉफिट्स, कोई बताएगा। प्रॉफिट्स नॉर्मल क्यों होते हैं, तगड़े वाले क्यों नहीं होते। हाँ बस, करेक्ट। तो नॉर्मल प्रॉफिट्स ही होंगे ना सर, क्योंकि एंट्री आपने क्या कर रखी है, फ्री। एंट्री पे रोक तो करो, खुद सोचो। दो क्लब्स हैं, एक लेफ्ट में और एक राइट में, एक के अंदर फ्री एंट्री है, कोई भी मुंह उठा के जा रहा है। सेकंड वाली के अंदर मान लो 2,000 रुपए का चार्ज है, सिर्फ 2,000 जो देगा वही जाएगा। तो अब बताओ कौन ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा, 2,000 वाला। उस किसकी वैल्यू बढ़ेगी, 2,000 वाले की वैल्यू बढ़ेगी। उधर फ्री में कोई भी आ रहा है ऐसे ही, समझ लो, सिंपल है यार। जहां एंट्री एंड एग्जिट फ्री है ना, वहां आपके प्रॉफिट्स कभी तगड़े हो ही नहीं पाएंगे, समझ में आया। सो ऐसा ही एक और मार्केट है जहां पे सेम ऐसे ही प्रॉफिट्स होते हैं, कौन सा है, मोनोपोलिस्टिक। तो मोनोपोलिस्टिक में भी याद रखना, लॉन्ग रन में कौन से प्रॉफिट्स होते हैं, नॉर्मली होंगे। क्यों, वहां पे भी एंट्री और एग्जिट क्या है, फ्री। आप समझो, मैं कॉन्सेप्ट जब पढ़ाता हूँ कोई चीज के, तो वो फिर वो ये नहीं कि बोले यहां लग रहे हैं वहां नहीं लग रहे, सब जगह लग रहे हैं। फिर वो गुड से क्या डिसाइड होती है, इलास्टिसिटी। एंट्री एंड एग्जिट से क्या डिसाइड होता है, प्रॉफिट्स। सिंपल सी बात है, ठीक। चलो, सो लॉन्ग रन में कौन से प्रॉफिट्स होते हैं यहाँ पे, नॉर्मल। डायग्राम कैसे बनाते हैं नॉर्मल प्रॉफिट्स का, बताओ कब होता है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कब होगा, जब कितने की चीज कितने में, व्हेन AR इज इक्वल टू AC। तो इसका मतलब 10 की चीज कितने में बेची, 10 में, कितने का हो रहा है प्रॉफिट, इकोनॉमिक प्रॉफिट कितने का हुआ, 0। तो जब भी इकोनॉमिक प्रॉफिट 0 होता है उसे क्या बोलते हैं,
नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं। जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट्स आर कॉल्ड नॉर्मल प्रॉफिट्स। अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा सर? कैसे बनेगा भाई? वही स्टेप्स अपने तो। अब देखो भाई, क्या थे स्टेप्स, याद करो, बताओ क्या स्टेप्स होते हैं। नीचे क्या लिखते हैं अपन? आउटपुट। अरे बात नहीं भाई, इधर क्या लिखते हैं? रेवेन्यू एंड कॉस्ट। अच्छा, क्या बनता है भैया सबसे पहला चीज? एआर। तो बस लॉन्ग रन में क्या याद रखना, क्या लगा देना? एलएआर। तो एलएआर कैसा होता है भाई परफेक्ट कॉम्पिटिशन में? ऐसा होता है सर, एलएआर। ठीक है, अगली चीज क्या बनती है प्रॉफिट निकालने के लिए? एसी। एआर और एसी। अब एसी कहां बनाएंगे, इसके ऊपर बनाओ या इसके नीचे? नॉर्मल प्रॉफिट है सर, दोनों बराबर है, तो फिर तो बराबर बनाओ चिपका करके। तो सर कैसा बनेगा बताओ? टेंजेंट। कुछ इस तरीके से एलएसी बना दिया। अगला काम क्या होता है बताओ? एसी का मिनिमम ढूंढेंगे। समझ में आया? तो एलएआर हो गया, एलएसी हो गया, मिनिमम ढूंढ दिया। अब क्या करेंगे? निकाल देंगे प्रॉफिट लॉस। कैसे निकलेगा जब तक क्या नहीं निकलेगा? आउटपुट लेवल। तो क्या निकालना पड़ेगा? प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट निकालना पड़ेगा। उसके लिए क्या चाहिए? एमआर और एमसी। क्या लगा देना? एल। तो भैया एमआर कैसा बनता है सर? एआर ही क्या होता है परफेक्ट कंपटीशन में? एमआर। अच्छा, अब कौन बनेगा? एमसी। एमसी बनेगी और किसको काटेगी? एमआर को भी काटेगी और पुराने दुश्मन को। ऐसे याद रखो, कोई भूलना मत। तो देखते हैं पहले किधर कट कर रही है। ये लो भाई। तो एमआर, एमआर ओ सॉरी एमसी। एमसी जाएगा ना? एमसी कैसा होता है भैया? पहले गिरता है फिर तेजी से बढ़ता है। ये लो, एल एम सी। दोनों को काट दिया क्या? देखो एमआर को भी काटा और ये जो एसी बन रहा है इसको भी मिनिमम पे काटा। याद है? ठीक है, तो बताओ इक्विलिब्रियम कहां आता है, जहां कौन किसे काटे? एमआर को एमसी काटे। एमआर कौन सा है? सफेद रंग वाला। एमसी कौन सा है? हरे रंग वाला। सफेद रंग वाले ने और सफेद रंग वाले को हरे वाले ने कहा काटा? यहाँ पे। तो ये आ गया इक्विलिब्रियम, ओ क्यू। ये है आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट। इतना बनाना चाहिए, इसके आगे बनाओगे तो घाटा खाओगे। समझ में आया? और अब ढंग से देखना, सारी जो बात है हमारी आज इसी पे होने वाली है। सामने देखो सब लोग। तो प्रॉफिट लॉस निकालते हैं, चलो इस लाइन को लेके जाते हैं, देखते हैं एआर पे टच करेगा या एसी पे। पहले बताओ किस पे टच करेगा, एआर पे या एसी पे? दोनों पे। दोनों ही टच हो रहे हैं सर, एआर और ये पीला वाला, दोनों ही टच हो रहे हैं यहाँ पे। तो ये क्या है अपना? यही है कमाई और यही है कॉस्ट। यही एलएआर है, यही एलएसी है। कमाई भी इतनी, कॉस्ट भी इतनी। तो ये काय का कर्व है? नॉर्मल प्रॉफिट। दिख रहा है सबको नॉर्मल प्रॉफिट? दिख रहा है? फिर से दिख रहा है? कहाँ दिखता है? दिखता है कभी नॉर्मल प्रॉफिट? कभी नहीं दिखता। क्या दिखता है? सुपर प्रॉफिट दिखेगा और लॉस दिखेगा। नॉर्मल प्रॉफिट कभी नहीं दिखता है। काय में घुसा हुआ है वो? कॉस्ट के अंदर ही। क्लियर है किसी बात? चलो अब सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। क्या कह रहा हूं मैं? ये सब कर्व्स, कितने कर्व दिख रहे हैं आपको यहाँ पे? कितने कर्व्स हैं अच्छे से देखो? चार। कितने? चार। दो तो ये हो गए, तीन ये, चौथा ये, चार दिख रहे हैं? ये सब एक दूसरे के बराबर है। कहां पे? सब एक दूसरे को काट रहे हैं। आप देखो इस ई पॉइंट पे ये सब एक दूसरे को काट रहे हैं। दिख रहा है सभी को ई पॉइंट? ऑनलाइन वालों दिख रहा है क्या इक्विलिब्रियम? तो ये जो ई पॉइंट है ये वाला, सब एक दूसरे को यहां पे काट रहे हैं। ठीक है? सो वैसे तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती थी? इक्विलिब्रियम निकालने की, आउटपुट निकालने की क्या कंडीशन होती थी बताओ? जहां पे एमआर किसके बराबर आ जाए? एमसी के बराबर। शॉर्ट रन में क्या कंडीशन होती थी? एमआर एमसी बराबर आ जाए और एमसी क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। ये शॉर्ट रन की कंडीशन है। अब ऐसे अगर हम लॉन्ग रन की कंडीशन बनाए कि देखो आप इक्विलिब्रियम कहां पे आया? द इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड एट, जहां पे सब एक दूसरे को काट रहे हैं। तो अगर आपसे पूछे लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम कहां आता है? जहां सब एक दूसरे को काट रहे हैं। सब मतलब सब, जितने नाम दिख रहे हैं सब डाल दो। तो एल एम आर इज इक्वल्स टू एल एम सी इज इक्वल्स टू एल ए सी इज इक्वल्स टू एल ए आर।
कोई प्रॉब्लम? सब बराबर है? देख लो आप, चारों डायग्राम एक दूसरे को काट रहे हैं कहां पे? तो लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या हो जाती है? थोड़ी बड़ी हो जाती है। क्यों? क्योंकि सब बराबर है एक दूसरे के। सब कहां पे? इक्विलिब्रियम पे, सब एक दूसरे को काट रहे हैं इस पॉइंट पे। देख लो आप, समझ में आया मेरी बात? तो याद रखना, लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है? सब बराबर है। जितने नाम दिख जाए सब जोड़ देना। अभी तो और जोड़ूंगा इसमें, अभी और जोड़ूंगा। याद करो सब लोग, ये मैं क्या बना रहा हूं? लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम की कंडीशन, सब लिखा हुआ है नोट्स में। सो लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम कहां पे आता है? जहां सब बराबर हो। सब मतलब सब। और अब सुनना, और नाम जोड़ता हूं इसमें। देखो, याद करो एलएसी किससे मिलके बनता था? याद है किसी को? एलएसी जब बनाते थे इसके अंदर क्या होते थे? बहुत सारे एस ए सी। तो एसएससी से मिलके बनता है एलएसी। ठीक है, तो अगर मैं आपको, सुनना, अगर मैं इसके अंदर ये बना दूं बहुत सारे, एलएसी के अंदर क्या होता है? एस ए सी। ठीक है, वापस मिटा रहा हूं, अभी दिखाया था। तो अब मैं कुछ नहीं, मैं ये एलएसी के पास में एक नाम और जोड़ देता हूं। एक एलएसी के पास एक नाम और जोड़ दो ना, एस ए सी। अच्छा, एलएसी किससे मिलके बनता है? एस ए सी से। ऐसे ही आपके कोर्स के बाहर है लेकिन फिर भी बता देता हूं, एलएमसी जो है, एलएमसी भी ऐसे ही बनता है। जैसे मार्जिनल कॉस्ट का डायग्राम याद है कैसा होता है? मार्जिनल कॉस्ट जो होता है ना, इसके अंदर भी इसके बहुत सारे बच्चे होते हैं, उसको बोलते हैं एस एम सी, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। ठीक, तो अगर मैं एलएमसी के बगल में भी एक और आइटम जोड़ दूं क्या, तो ये कंडीशन और बड़ी हो जाएगी। बताओ, एक और आइटम जोड़ दो सर, एस एम सी। और कौन सा बिठाया था मैंने आइटम? अरे यार, नाम ही भूल गए। सारे नाम जोड़ दो वापस से, कितने नाम है, और दो नाम एक्स्ट्रा जोड़ देना अब की बार। कौन कौन से? दो नाम एक्स्ट्रा जोड़ देना और बड़ी कंडीशन बन जाएगी। बताओ, लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम कहां आता है? जहां सब बराबर होते हैं। सब मतलब सारे नाम जोड़ दो। एल ए आर इज इक्वल्स टू एल एम आर इज इक्वल्स टू, अब एलएसी किससे मिलके आता है? एस एस सी इज इक्वल्स टू एल ए सी इज इक्वल्स टू एलएमसी। किससे मिलके आता है? एस एम सी इज इक्वल्स टू एल एम सी। और एक और नाम और डाल सकता हूं मैं, तो दो और डाल सकता हूं भाई। ए आर एम आर के बराबर क्या होता है? प्राइस। प्राइस भी ए आर ही होता है। तो ये लो प्राइस, लॉन्ग रन की प्राइस, और डिमांड का भी तो वही होता है। तो ये सब बराबर है। सब मतलब, सब मतलब सब। जिस कंडीशन में सारे नाम लिख जाए उस पर टिक मार देना। तो लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम पे सब बराबर है। देखो दिखाता हूं आपको, ये मैंने बनाया। एलएसी के अंदर क्या होता है? एस ए सी। ठीक, अब एलएमसी, एलएमसी कौन से रंग का है? ये हरे वाला। इसके अंदर इसका एक बच्चा बना देते हैं। देखो आप, ये लो ब्लैक कलर से बना रहा हूं। इसके अंदर भी एक और। अब ये कौन सा कर्व बना दिया सर? काले वाला। एस एम सी। सब एक दूसरे को काट रहे हैं इक्विलिब्रियम पे। देखो आप, तो याद रखना, लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है? जहां सब बराबर होते हैं। सारे नाम जोड़ दो, एल ए आर इज इक्वल टू एल एम आर इज इक्वल टू एल ए सी इज इक्वल टू एल एम सी इज इक्वल टू एस एम सी इज इक्वल टू एस एस सी इज इक्वल टू प्राइस, डिमांड, सब बराबर है। समझ में आया क्या? पक्का? तो ये याद रखना, शॉर्ट रन में क्या कंडीशन होती है? सिर्फ एम आर इक्वल टू एल सी। और लॉन्ग रन में फुल बड़ी। क्लियर है सभी को? पक्का? अब जितनी भी बातें होंगी सब इस पे होंगी, अब इस डायग्राम पे। ठीक है, तो मैं एक बार के लिए, अगर ऑनलाइन जो बैठे हैं, ऑनलाइन वालों एक बार स्क्रीनशॉट लेना फटाफट से। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार ही। हो गया? हो जाए तो थम्स अप करो फटाफट। हो गया क्या? ओके, चलो। अब तो मैं इसको थोड़ा मिटा रहा हूं, साफ सुथरा कर रहा हूं थोड़ा सा, कई बातें करनी है इस डायग्राम पे ही। ठीक है भाई, इसी डायग्राम पे बहुत सारी बातें करनी है, ध्यान देना सब लोग। आप ढंग से देखो, आंखें खोलो। हमारा जो आउटपुट है, ये आउटपुट है, ये कहां पे आया है? एलएसी के मिनिमम पे है क्या? और मैंने आपको जब पढ़ाया था फर्स्ट चैप्टर, तो मैंने बताया था आपको, अगर अच्छे से याद करते हो, पढ़ाई करते हो, तो एलएसी के मिनिमम पे जो आउटपुट होता है उसे क्या बोलते हैं?
ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट, एफिशिएंट स्केल ऑफ आउटपुट। खोल के देख लेना एलएसी का टॉपिक, मैंने क्या लिखाया था, द आउटपुट एट द मिनिमम ऑफ एलएसी, एलएसी के मिनिमम पे ये जो आउटपुट होता है ये सबसे बेस्ट आउटपुट होता है। यहां पे हमारी कॉस्ट क्या आ रही है, सबसे कम, मिनिमम कॉस्ट आ रही है, मिनिमम, इससे कम कॉस्ट कभी आती ही नहीं है, इससे ज्यादा ही आती होगी। देखो आप अगर आप इतना बनाओगे तो ये आएगी कॉस्ट, मान लो 10 रुपए, ठीक है। अगर आप Q2 बनाओगे तो कॉस्ट आएगी मान लो 9 रुपए, और अगर क्यू पे बनाओगे तो कॉस्ट आएगी 8 रुपए, सबसे कम कॉस्ट आ रही है वहां पे। तो लॉन्ग रन में हम कहां प्रोड्यूस कर रहे हैं, जहां करना चाहिए, हर फर्म को कहां तक प्रोड्यूस करना चाहिए, एलएसी के मिनिमम तक करना चाहिए, और बाय डिफॉल्ट हम कहां कर रहे हैं, कर भी कहां रहे हैं, एलएसी के मिनिमम। दैट्स अ गुड थिंग यार, जहां होना चाहिए वही हो रहा है। अभी तो नाम है इस मार्केट का क्या, मार्केट का क्या नाम है, परफेक्ट कंपटीशन, क्योंकि परफेक्ट जहां होना चाहिए बिल्कुल वहीं आ रही है मिनिमम पे। तो ऐसा होता है क्या सर, होता है क्या बताओ, परफेक्ट। तो याद रखना लॉन्ग रन में हमारा जो आउटपुट हो रहा है, जितना हमें प्रोड्यूस करना चाहिए हम उतना ही कर रहे हैं, दैट्स द बेस्ट थिंग, बढ़िया चीज होती है, ठीक है। तो अब जो भी बातें मैं इसी डायग्राम पे कर रहा हूं, अब ध्यान देना सब लोग, हमारे नोट्स पे आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है वो नोट्स, बहुत तगड़े बनाए हुए हैं, अच्छे से याद होने चाहिए वो। करें स्टार्ट, परफेक्ट कंपटीशन का एंड होने वाला है, अभी खत्म होने वाला है मामला इसका। जब ये हो जाएगा ना तो आपको और दूसरे जो मार्केट है वो पढ़ना थोड़ा आसान लगेगा, क्योंकि धीरे धीरे आपको सिस्टम समझ में आएगा कि कैसे क्या होता है, कैसे क्या चीजें हो रही है। ये लो भाई, तो यहां से अब जितने भी पॉइंट्स बोलूं अच्छे से सुनते रहना। ये कौन सा पेज है, जो भी है मतलब लास्ट पेज है, ये एक डायग्राम का एक टॉपिक है जो भी लास्ट में पढ़ाऊंगा, बहुत छोटा सा एक क्वेश्चन है ये वाला। अब इसके नीचे यहां पे क्या लिखा है, ये लॉन्ग रन क्वेश्चंस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान देना सब लोग। तो स्टार्ट करते हैं, एक एक लाइन पढ़ना, एक एक लाइन का मीनिंग तुमको क्लियर होना चाहिए, मेरे को तो क्लियर है, तुम्हें होना चाहिए, ठीक है। ध्यान देना सब लोग। इन द लॉन्ग रन, पहला पॉइंट, इन द लॉन्ग रन में आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड एट द मिनिमम ऑफ एलएसी, ट्रू और फॉल्स। आउटपुट कहां है एकदम, एलएसी के मिनिमम पे, ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है। देख लो आउटपुट कहां आया था, इक्विलिब्रियम की लाइन एलएसी के मिनिमम पे आई थी, ट्रू। सेकंड, इन द लॉन्ग रन द आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड एट द मिनिमम फिजिबल कॉस्ट, लॉन्ग रन में जो हमारा आउटपुट बन रहा है वो सबसे कम कॉस्ट पे बन रहा है, सबसे फीजिबल कॉस्ट, सबसे फायदे वाली कॉस्ट पे बन रहा है, बिल्कुल। और सबसे मिनिमम कॉस्ट पे बनाओगे तो प्रॉफिट क्या होगा, ज्यादा ही होगा ना। थर्ड, इन द लॉन्ग रन देर इज नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, क्या बोला जाता है सर, कि लॉन्ग रन में कोई भी रिसोर्सेज का क्या नहीं होता, कोई वेस्टेज नहीं होगा। हाँ तो क्यों होगा, जितना बनाना चाहिए उतना ही तो बना रहे हैं। वेस्टेज कब होता है, जब बना सकते हैं ज्यादा और बनाए कम। बाकी मार्केट्स में होगा ऐसा, बाकी वाले मार्केट्स में नहीं आएगा, एलएसी के मिनिमम पे जानबूझ के वहां पे कम बना रहे हैं, जबकि बना सकते हैं मिनिमम तक, लेकिन जानबूझ के दे विल प्रोड्यूस लोअर लेवल्स ऑफ आउटपुट, जानबूझ के कम आउटपुट बनाएंगे दूसरे मार्केट्स में, एलएसी के मिनिमम तक जाएंगे ही नहीं वो लोग, जबकि जा सकते हैं। तो सर ये तो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हुआ ना, जबकि प्रोडक्शन कर सकते हैं लेकिन वो जाएंगे ही नहीं। लेकिन ऐसा कोई वेस्टेज यहाँ पे नहीं हो रहा, अगर हम बना सकते हैं 1 लाख तो बना भी कितने रहे हैं, 1 लाख, फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो रहा है, कोई वेस्टेज नहीं हो रहा, जितना बनाना चाहिए उतना ही बना रहे हैं। कितना बनाना चाहिए एक फर्म को, एलएसी के मिनिमम तक, और बना भी कितना रहे, एलएसी के मिनिमम पे। हमारा आउटपुट लास्ट यूनिट आखिरी यूनिट कहां आ रही है, एकदम एलएसी के बिल्कुल मिनिमम पे आ रही है, विच इज द बेस्ट थिंग। तो जितना बनाना चाहिए उतना ही बना रहे हैं। समझ में आया, ये लाइन लिखी हुई है ना हिंदी में, जिसकी कॉपी है ना ये, उसके 98 नंबर आए थे इकोनॉमिक्स में, हाईएस्ट इन इंडिया। इसलिए अच्छे से समझ लो, लिखना पढ़ना नॉलेज जो आपको समझ में आती है बात वो लिख लेनी चाहिए। समझ में आया, तो ये बात को ध्यान रखना। पूजा यादव, हाँ करेक्ट,
तो याद रखिएगा सब लोग, जितना आउटपुट बनाना चाहिए उतना ही बना रहे हैं। दैट्स द बेस्ट थिंग सर। इससे बढ़िया क्या होगा, कोई वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं हो रहा। द प्लांट्स आर यूज्ड टू देयर फुल कैपेसिटी। सर मैं फुल कैपेसिटी पे यूज हो रहे, जितने होने चाहिए उतने, ना कम ना ज्यादा। कम हुए वो भी वेस्टेज ही है। चलो आगे बढ़ते हैं, तीसरा पॉइंट के बाद चौथा पॉइंट, सबका मीनिंग क्लियर होना चाहिए। अब अंडर परफेक्ट कंपटीशन द फर्म अर्न्स, लॉन्ग रन में कौन से प्रॉफिट्स होते हैं बताओ? नॉर्मल प्रॉफिट्स। और नॉर्मल प्रॉफिट्स की कंडीशन क्या होती है? कंडीशन ए आर इक्वल्स टू ए सी। क्लियर है सभी को? पक्का? ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, इन लॉन्ग रन द फर्म्स मैक्सिमाइज द प्रॉफिट्स वेयर एम आर इज इक्वल टू एम सी। फर्म्स लॉन्ग रन में मैक्सिमाइज द प्रॉफिट्स। अरे मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स मींस, अरे वही प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट। कैसे आता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट बताओ? चाहे शॉर्ट रन हो चाहे लॉन्ग रन, कैसे आएगा? जहां एम आर एमसी क्या होंगे, और एमसी शुड बी वही है, शॉर्ट रन हो चाहे लॉन्ग रन, क्या फर्क पड़ता है? सो फर्म्स मैक्सिमाइज द प्रॉफिट्स का मतलब समझ में आया कि लॉन्ग रन में प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट कैसे आता है? अरे कैसे आता है, वही एम आर इक्वल्स टू एमसी होना चाहिए। क्या कंडीशन है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने की? एम आर इक्वल्स टू, खत्म। एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट की क्या कंडीशन है? ए आर इक्वल्स टू ए सी। ऐसी नहीं गोला बना रहा, याद रखने वाली बातें हैं सारी। इन लॉन्ग रन देयर इज, अब सुनिएगा, अब ये जो दो तीन पॉइंट बताने जा रहा हूं कोई किताब में नहीं है, दुनिया की कोई किताब में नहीं है ये पॉइंट्स, क्योंकि ये पॉइंट्स होते ही नहीं कहीं, है ही नहीं। तो ये कोई क्वेश्चन में से निकाले हुए हैं, ये क्वेश्चन का आंसर डेवलप किया हुआ है, अब बुक के अंदर नहीं है, डायरेक्टली है। तो सुनो अच्छे से क्या कह रहा हूं मैं। इन लॉन्ग रन परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है? देयर इज प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। लॉन्ग रन में क्या होता है सर? देयर इज कौन सी एफिशिएंसी? प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। मतलब क्या होता है? कॉस्ट कम आना। तो यहां पे प्रोडक्शन में कॉस्ट क्या आती है? एकदम कम। कम क्या? सबसे मिनिमम आ रही है, समझ गए? सो अब सुनना, इसकी क्या कंडीशन बनेगी, इसकी क्या कंडीशन बनेगी जैसे इनकी बनी। तो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि लॉन्ग रन में हमारी जो लास्ट यूनिट है, क्या कह रहा हूं मैं, जो लास्ट यूनिट है बिल्कुल कहां पे आ रही थी? मिनिमम पे। तो लास्ट यूनिट की कॉस्ट को बोलते हैं एमसी। द कॉस्ट ऑफ लास्ट यूनिट इज इक्वल टू द मिनिमम ऑफ एलएसी। तो एसी के मिनिमम पे ही आ रही है लास्ट यूनिट। हमारी जो लास्ट यूनिट है, लास्ट यूनिट, फिर से ही बोल रहा हूं, लास्ट यूनिट। एमसी की ये डेफिनेशन कहीं लिखी होती ही नहीं है। द कॉस्ट ऑफ द लास्ट यूनिट, लास्ट यूनिट की कॉस्ट को भी क्या बोलते हैं? एमसी। सोचो रोज 10 बनाते थे, आज बनाई 11, तो ये जो लास्ट यूनिट है 11वीं वाली तो हुई। सोचो रोज 10 पेन बनाते थे, आज तुमने 11 बनाए, तो वो जो 11वां पेन है, 11वां लास्ट वाला, उसी को तो उसकी कॉस्ट को तो बोलते हैं एमसी। समझ में आई मेरी बात? या अभी और बताऊं? ये देखो, ये 3 पेन है, तीन तीन बनाता था, आज ये चौथा बनाया, तो यही तो है लास्ट वाला पेन। इस वन एडिशनल यूनिट, लास्ट यूनिट, यही तो है। द कॉस्ट ऑफ लास्ट यूनिट इज कॉल्ड एमसी। द कॉस्ट ऑफ लास्ट यूनिट इज कॉल्ड एमसी। तो याद रखिएगा, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी कहां आती है, क्या कंडीशन है? एमसी इक्वल्स टू एसी। अभी आपको दिखाया था ना मैंने, हमारी जो लास्ट यूनिट है वो कितने रुपए पे आई थी? 8 रुपए पे, सबसे कम पे। देख लो लास्ट वाली यूनिट कहां आई थी? बिल्कुल 8 रुपए पे आई थी। क्या? सबसे कम कॉस्ट आ रही थी वहां पे एकदम। तो इसी को बोलते हैं प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। सिर्फ कहां होती है ये सब बढ़िया बढ़िया चीजें? कहां हो रही है? सिर्फ परफेक्ट में, बाकियों में नहीं होगी। बाकी मार्केट में पता है क्या होगा? बाकी मार्केट में होगा एमसी इज ग्रेटर देन एसी। मतलब जो मिनिमम कॉस्ट आ सकती है वहां तक जाते ही नहीं वो लोग, उससे पहले ही रुक जाते हैं। तो उनकी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो ज्यादा आएगी, जबकि आ सकती थी कम। मान लो 8 रुपए आ सकती थी, लेकिन उनकी तो ज्यादा आएगी, क्योंकि वो वहां तक प्रोड्यूस कर ही नहीं रहे जहां तक करना चाहिए। आने वाले मार्केट्स में ये होगा। तो बाकी मार्केट्स में क्या होगा? एमसी विल बी ग्रेटर देन एसी। तो एफिशिएंसी कहां हुई सर? जितनी कम आ सकती थी कॉस्ट, उससे तो ज्यादा आ रही है तुम्हारी। तो बाकियों में नहीं होगा, कहां होती है लेकिन? इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन देयर इज डैश एफिशिएंसी, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। और प्रोडक्टिव एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है बोलो? याद होना चाहिए, एमसी इक्वल्स टू एसी।
अच्छे से याद होना चाहिए। एमसी का मतलब क्या होता है बोलो? द कॉस्ट ऑफ लास्ट यूनिट, एमसी का मतलब होता है। ऑनलाइन वाले बच्चों स्क्रीनशॉट ले लेना और ये सारे स्क्रीनशॉट ग्रुप पे डाल देना। तुम लोग डाल सकते हो ग्रुप पे? ठीक, ले लिया स्क्रीनशॉट। बढ़ू आगे। दो एफिशिएंसी बताऊंगा, एक अभी कौन सी बताई? प्रोडक्टिव। अब एक और बताऊंगा, एलोकेटिव। क्या नाम है इसका? इन परफेक्ट कंपटीशन इन लॉन्ग रन फर्म्स हैव एलोकेटिव एफिशिएंसी। एलोकेटिव एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? इसका यह मतलब होता है हम कंज्यूमर से उतना ही प्राइस चार्ज कर रहे हैं जितना हमारा उस यूनिट को बनाने में खर्चा आया एक्स्ट्रा। जैसे मान लो मैं रोज 3 पेन बनाता था, आज मैंने चौथा पेन और बनाया, तो 1 एक्स्ट्रा, लास्ट यूनिट एक और बनाई, एक और एक्स्ट्रा पेन बनाया। अब इस एक्स्ट्रा पेन को बनाने में मेरा जो एडिशनल कॉस्ट लगी, मार्जिनल कॉस्ट, वो लगी 5 रुपए, और मैं कस्टमर से ले भी कितना रहा हूं? 5 रुपए। तो यार ये तो क्या बढ़िया बात है सर, लूट ही नहीं रहे कस्टमर को। हाँ, तो नहीं लूटते इस मार्केट में। इससे हम उतना ही ले रहे हैं जितना मुझे उस एक्स्ट्रा यूनिट को बनाने में क्या आया? खर्च। बात समझ रहे हो? फिर से बोल रहा हूं, व्हाट इज एलोकेटिव एफिशिएंसी? द प्राइस चार्ज फ्रॉम द कंज्यूमर इज एग्जैक्टली इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ दैट लास्ट यूनिट। तो जो एडिशनल यूनिट को बनाने में जो मेरी एग्जैक्टली सही में जो कॉस्ट लगी ना, मैं उतना ही ले रहा हूं कस्टमर से। तो यार इससे बढ़िया क्या होगा? इसको कौन सी एफिशिएंसी बोलते हैं? एलोकेटिव। बाकी सब में आपको लूटते हैं, क्या बाकी मार्केट्स में ऐसा होगा? सोचो जरा, तुम्हारे साथ ऐसा ही होता है क्या कि जितना प्रोड्यूसर का लगा एडिशनल उतना ही ले रहा है क्या तुमसे? आज तुम एक साबुन खरीदते हो, सोप, क्या आपको क्या लगता है उसका उतना ही लगा होगा क्या उसको बनाने में? नहीं ना। मतलब उसका लगा होगा उसको बनाने में मार्जिनल कॉस्ट कुछ 2 रुपए, और तुमसे कितने ले रहा है भाई? 30 रुपए या 25 रुपए, वॉट एवर। तो देखो, प्राइस चार्ज इज मोर देन द मार्जिनल कॉस्ट। तुमसे प्राइस ज्यादा चार्ज कर रहा है जितना उसको बनाने में खर्चा आया एडिशनल यूनिट को। समझ में आई मेरी बात? तो यार ये तो लूट रहा है सर, सरासर। हाँ तो बेटा एक्चुअली लूटते ही है। द प्राइस चार्ज इज मोर देन द मार्जिनल कॉस्ट। एडिशनल कॉस्ट क्या लग रही है उस यूनिट में? एडिशनल सिर्फ एक्स्ट्रा क्या लगा उसकी जेब से? 2 रुपए का एक्स्ट्रा लगा। तुमसे कितने ले रहा है? 30। बोला सर ये तो लूट रहा है। हाँ तो लूट रहा है। बाकी मार्केट्स में लूटेंगे, इसमें नहीं लूटते, क्योंकि इसका नाम क्या है? परफेक्ट कॉम्पिटिशन। सब कुछ परफेक्ट होता है सर। तो याद रखिएगा, व्हाट इज एलोकेटिव एफिशिएंसी? एलोकेटिव एफिशिएंसी का मतलब होता है सर, प्राइस इज इक्वल टू, प्राइस चार्ज फ्रॉम कंज्यूमर इज इक्वल टू दी मार्जिनल कॉस्ट। जितना तुम्हारा, मान लो रुपए 8 लगा था ना तुम्हारा, लास्ट यूनिट कितने रुपए बनी थी? 8 में। तुम कस्टमर से भी कितने ले रहे हो? 8। तो सर क्या मार्केट है सर, कितना बढ़िया है, कंज्यूमर का एक्सप्लॉइटेशन नहीं कर रहे। हाँ तो ऐसा ही होता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन में। समझ में आया क्या? पक्का? तो बाकी मार्केट्स में क्या होता है, तुम्हारे अगर लगे 8 रुपए तो लेंगे कितने? लूट लेते। किसमें नहीं लूटते? समझ में आया सभी को? सो एलोकेटिव एफिशिएंसी बोलते ही दिमाग में क्या आ जाना चाहिए? प्राइस इक्वल्स टू एमसी। और ये सिर्फ किसमें होता है? परफेक्ट में। बाकियों में क्या होता है? प्राइस इज ग्रेटर देन। मोनोपोली में तो और तगड़ा लूटते हैं भाई, 80। क्या कर लोगे तुम उसका? मोनोपोली है उसकी। समझ में आया? जितना उसका लग रहा है उससे तो कहीं ज्यादा ले लेगा वो तुम्हारे, तुम कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते उसको। आई कि नहीं आई बात समझ में? पक्का? एलोकेटिव एफिशिएंसी बोलते ही क्या याद आना चाहिए? प्राइस इक्वल्स टू। प्रोडक्टिव एफिशिएंसी बोलते ही क्या याद आना चाहिए? एमसी इक्वल्स टू। अब मेरे इतना बोलने के बाद अगर आप याद नहीं करो और ये एग्जाम में क्वेश्चन गलत करके आओ, तो भाई भगवान आके मारेगा चाटा। क्योंकि मैं हर चीज पढ़ाता हूं, एक भी चीज नहीं छोड़ता जो आ सकती है, इसलिए बोल रहा हूं। जो बोल देता हूं वो पढ़ा करो, उसको वैसे ही याद करा करो उसको। ठीक है? याद बोलते ही आना चाहिए। एलोकेटिव एफिशिएंसी का मतलब ही क्या होता है? प्राइस इक्वल्स टू एमसी। सिर्फ कहां होती है? परफेक्ट में। इससे ज्यादा क्या बताऊं कि सिर्फ यहां होती है और कहीं होती नहीं है। बाकियों में क्या होता है? प्राइस इज ग्रेटर देन। समझ में आया सभी को? पक्का? तो कंडीशन याद होनी चाहिए। एलोकेटिव एफिशिएंसी की ये होती है कंडीशन। प्रोडक्टिव एफिशिएंसी की क्या होती थी? एमसी इक्वल्स टू एसी। नॉर्मल प्रॉफिट की क्या होती है? एआर इक्वल्स टू एसी।
प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट की क्या होती है? एम आर इक्वल्स टू एनसी। ऐसे याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं भाई। 8th पॉइंट, सर परफेक्ट कंपटीशन में देयर इज नो कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन। सही बात है, अभी तो बोला मैंने आपको, यहाँ पे कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट ही नहीं कर रहे। जितना तुम्हें उस यूनिट को बनाने में खर्चा लगा एडिशनल, उतना ही कंज्यूमर से ले रहे हो, तो विच इज अ गुड थिंग। नेक्स्ट, इन द लॉन्ग रन द फर्म्स अर्न द ऑल फर्म्स, ये लिखा है ऑल फर्म्स आर ऑप्टिमम फर्म्स। ऑल फर्म्स आर ऑप्टिमम फर्म्स, क्या मतलब है इस बात का? लॉन्ग रन में जो फर्म्स, वो तो है ही है, लेकिन इस ऑप्टिमम फर्म्स का मतलब है, वो तो ये अगली लाइन लिखा ही है ना मैंने, फर्म्स प्रोड्यूस ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट। ऑप्टिमम फर्म्स का क्या मतलब है? याद करो, एंट्री एंड एग्जिट क्या होती है यहाँ पे? फ्री। तो जिसको आना है वो आ गया होगा शॉर्ट रन में, जिसको जाना है वो चला गया होगा शॉर्ट रन में, तो बचता कौन है लॉन्ग रन में? जिनको एक्चुअली होना था। तो ऑप्टिमम नंबर ऑफ फर्म्स मींस द राइट अमाउंट ऑफ फर्म्स। तो जिनको आना है वो आ गए होंगे, जिनको जाना है वो, तो लॉन्ग रन में कौन बच जाता है? ऑप्टिमम नंबर। आगे बात समझ में? चलो लास्ट पॉइंट, मतलब नेक्स्ट पॉइंट, सर इन परफेक्ट कंपटीशन देयर इज ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। ये क्यों बोल रहे हैं? एक बार बताओ, मैंने क्या बोला था आपको कि रिसोर्सेस की क्या होती है? भयंकर वाली स्कैसिटी होती है पूरी दुनिया में। सब जगह कोई अनशन तो नहीं है, जितनी जरूरत है उससे तो कम ही होता है। तो यहाँ पे कोई भी हम वेस्टेज कर रहे थे कि, याद करो, कोई सेलिंग कॉस्ट लगती है यहाँ पे? कोई सेलिंग कॉस्ट, कोई एडवर्टीजमेंट कॉस्ट परफेक्ट कंपटीशन में सब्जी के बिजनेस में लगती है? नहीं लगती। तो सर यहाँ पे रिसोर्सेज का क्या हो रहा है? ऑप्टिमम एलोकेशन हो रहा है, वेस्टेज नहीं हो रहा जैसे बाकी मार्केट्स में होता है। टीवी पे आपने सब्जी का ऐड नहीं देखा होगा, साबुन का देखा है, मोबाइल का देखा है, कार्स का देखा है, कपड़ों का देखा है, टूथपेस्ट का देखा है। वो सब परफेक्ट कंपटीशन नहीं है, वो कोई और कंपटीशन है। तो परफेक्ट कंपटीशन में कोई वेस्टेज नहीं होती एडवर्टीजमेंट्स की, कोई सेलिंग कॉस्ट नहीं लग रही, कोई फालतू का वेस्टेज नहीं कर रहे रिसोर्सेज का। इसलिए क्या बोला? देर इज ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। सही जगह लगा रहे हैं, जहां लगाने चाहिए उतने ही लगा रहे हैं। नेक्स्ट, लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशन है? अभी सिखाई थी मैंने आपको, सब बराबर होते हैं। सब मतलब सब, जितने नाम होते हैं सब डाल देना। लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम कहां आता है? एल ए आर इज इक्वल्स टू एल एम आर इज इक्वल्स टू एल एच सी इज इक्वल्स टू एल एम सी इज इक्वल्स टू एस एस सी इक्वल्स टू एस एम सी इक्वल्स टू प्राइस इक्वल्स टू डिमांड। सब बराबर है, कर दोगे? और लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है अंत में जाके? क्या बोला? परफेक्ट कंपटीशन इज अ मिथ। क्या मतलब? परफेक्ट कंपटीशन जैसा कुछ नॉर्मली नहीं होता, इट इज अ मिथ। असली में मार्केट्स के अंदर इम्परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट करता है, परफेक्ट है ही नहीं। तो जो चीजें मैं बोल रहा था वो नहीं होती है। प्राइस हमेशा ज्यादा लिया जाता है एमसी से, और मार्जिनल कॉस्ट एमसी एसी के बराबर आती नहीं है, उससे हमेशा हाई आती है, क्योंकि उतना प्रोड्यूस करते ही नहीं जितना करना चाहिए, जानबूझ के क्या बनाते हैं? कम। तो हर वो चीज जो ये बोल रहे हैं वो असली में होती ही नहीं है। दमादम एडवर्टीजमेंट कॉस्ट लगाते हैं, खूब सेलिंग कॉस्ट लगाते हैं, खूब वेस्टेज करते हैं रिसोर्सेज का। रियलिटी में तो यही होता है ना बस। रियलिटी में परफेक्ट कॉम्पिटिशन एग्जिस्ट नहीं करते। मैंने इसलिए बोला था सब्जी का एग्जाम्पल भी 98% ही सेट होता है, 100% को सेट हो ही नहीं सकता कोई एग्जाम्पल इस पे, क्योंकि परफेक्ट कुछ होता ही नहीं है। परफेक्ट मार्केट कुछ होता ही नहीं, कहीं भी नहीं है। आगे की बात समझ में? कौन से देश में ऐसा होता है कि जितना मेरा बनाने में लगा उतना ही ले रहा हूं मैं कस्टमर से? होता है ऐसा? समझ में आया? सो परफेक्ट कंपटीशन इज अ मिथ, बिकॉज इसमें जो हमने assumptions लिए हैं दे आर नॉट पॉसिबल इन द रियल वर्ल्ड सिचुएशंस। क्लियर है सभी को? पक्का? तो ये सारी बातें अच्छे से आपको याद होनी चाहिए, दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। वो डायग्राम्स बनाओ, बनाना सीखो। डायग्राम बनाना सीखोगे तो अपने आप वो और क्लैरिटी आएगी टॉपिक के अंदर। ठीक है? सो लॉन्ग रन में क्या बोल रहा है? प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। हाँ तो सब बराबर है ही तो सही, नहीं थे क्या बराबर? उस डायग्राम के अंदर सब बराबर नहीं थे क्या? बताओ आप मेरे को। क्या इस डायग्राम में क्या बोल रहे हैं? लॉन्ग रन में प्रोडक्टिव एफिशिएंसी होती है, नहीं है क्या? बताओ क्या होता है प्रोडक्टिव एफिशिएंसी का मतलब? एमसी इक्वल्स टू एसी। तो देखो इधर, ये कौन सा कर्व है? एमसी, और ये कौन सा कर्व? एसी। बराबर नहीं है क्या इक्विलिब्रियम पे? सब बराबर ही तो है। तो एमसी इक्वल्स टू एसी भी है,
और इसी को क्या बोलते हैं, प्राइस भी तो बोलते हैं। तो प्राइस, इसको प्राइस भी बोलते हैं, तो प्राइस इज इक्वल्स टू एमसी। अभी क्या बोला था, इसको कौन सी एफिशिएंसी बोलते हैं, एलोकेटिव एफिशिएंसी। इसको कौन सी बोलते हैं, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। इसको कौन सी बोलते हैं, एलोकेटिव एफिशिएंसी। हो तो रही है, सब बराबर है वैसे भी उस पे। लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट पे सब बराबर है, तो इसका मतलब एलोकेटिव एफिशिएंसी भी है, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी भी है, सब बराबर है। अब लास्ट चीज, आखिरी चीज जो परफेक्ट कंपटीशन की बाकी है, वो एक क्वेश्चन है, सिर्फ एक क्वेश्चन, सिर्फ ये वाला। क्या है ये क्वेश्चन, अच्छे से सुनना। एक क्वेश्चन है और उसका आंसर एक वर्ड का है बस, लेकिन उस आंसर को समझाने के लिए मेरे को थोड़ा डायग्राम बनाना पड़ेगा। अब देखो क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन सुनना भाई सब लोग। क्वेश्चन आता है, विच कर्व रिप्रेजेंट्स द सप्लाई कर्व ऑफ द फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन इन शॉर्ट रन। इन शॉर्ट रन, तो भाई शॉर्ट रन में, शॉर्ट रन के अंदर जो फर्म्स होती हैं, फर्म, एक फर्म, उसका जो सप्लाई कर्व होता है, वो कौन कौन सा कर्व बनाने में मदद करता है। तो ये फर्म का सप्लाई कर्व है। सप्लाई कर्व कैसा होता है, हमेशा अपवर्ड। तो एक फर्म का सप्लाई कर्व बनाने में कौन सा कर्व मदद करता है, द आंसर इज मार्जिनल कॉस्ट। आंसर क्या है क्वेश्चन का, मार्जिनल कॉस्ट। फिर से बता रहा हूं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि एक फर्म का सप्लाई कर्व बनाने में शॉर्ट रन में कौन सा कर्व मदद करता है। आंसर है, क्या नाम है आंसर का, मार्जिनल कॉस्ट कर्व। अच्छा, इसका रिवर्स उल्टा क्वेश्चन भी आ सकता है कि ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व फर्म का क्या निकालने में मदद करता है, सप्लाई कर्व। द मार्जिनल कॉस्ट हेल्प्स टू डिटरमाइन द डैश ऑफ फर्म सप्लाई कर्व ऑफ फर्म। अब इसको समझाता हूं, लिखा हुआ है, लो भाई समझा के इसको फिनिश करते हैं। हाँ भाई सामने देखना, शॉर्ट रन की बात चल रही है, शॉर्ट रन की बात चल रही है, परफेक्ट कंपटीशन की बात चल रही है, ठीक है। अब एक बात बताओ, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्राइस कौन डिसाइड करके बताता है, हु डिसाइड्स द प्राइस परफेक्ट कंपटीशन में, इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री बताएगी ना प्राइस को, इंडस्ट्री बताएगी प्राइस। यहां पे ले रहा हूं आउटपुट, यहां पे ले रहा हूं रेवेन्यू एंड कॉस्ट। आज आलू कितने पे बिकेगा कौन बताएगा, इंडस्ट्री बताएगी सर, और कौन बताएगा। तो इंडस्ट्री, इंडस्ट्री बताएगी ना, तो प्राइस कौन बताता है, इंडस्ट्री। तो मान लो आज आलू का प्राइस है 20 रुपए किलो, कितना है, ये इंडस्ट्री बता रही है। क्या बताइए उसने प्राइस, 20 रुपए किलो बता दिया। अब आपको भी पता है परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस ही क्या होती है, एआर, और एआर ही क्या होता है, एमआर। बोलो कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो नहीं, ये क्या लिख दिया, यही होता है। प्राइस किसने बताई, इंडस्ट्री ने, ठीक है। प्राइस को ही क्या बोलते हैं, एआर, एआर ही क्या होता है, एमआर, ठीक है। अगर मैं इसमें एमसी बना दूं, क्या बना दूं, मार्जिनल कॉस्ट, एमआर और एमसी से क्या निकल के आ जाता है, आउटपुट। तो एक बार बताओ, 20 रुपए पे अगर मैं यहां एमसी बना दूं, एमसी कैसा होता था, पहले गिरता है फिर तेजी से बढ़ता है, ऐसा ही तो होता है, ये हो गया एमसी। अच्छा, अब एमआर को एमसी ने कहां काटा, एमआर को एमसी ने कहां काटा, काटा तो 2 बार है, लेकिन 2 बार थोड़ी आता इक्विलिब्रियम। कहां आएगा, यहां पे या यहां पे, कहां पे आएगा, यहां पे, पता है ना सबको, क्योंकि यहां पे तो आ ही नहीं सकता, काटने के बाद वो गिर रहा है, तो यहां पे आया इक्विलिब्रियम। यहां पे आया क्या, इक्विलिब्रियम। इसका मतलब इस प्रोड्यूसर को, मतलब प्रोड्यूसर को कितनी यूनिट बननी चाहिए, अगर प्राइस है 20 तो उसे कितना बेचना चाहिए, कुछ भी नंबर ले लो यहाँ पे, जैसे मैंने क्यू लिखा है ना, क्यू, क्यू की जगह कोई नंबर ले लो, मान लो 1000। तो अब देखो बगल में क्या बना रहा हूं मैं, एक फर्म का भी बना रहा हूं। तो एक फर्म का एक सप्लाई कर्व बनाते हैं। बताओ सप्लाई कर्व में नीचे क्या लिखते हैं, क्वांटिटी, अरे क्वांटिटी सप्लाइड। अच्छा, वाई एक्सिस पे क्या आता था बताओ, सप्लाई चैप्टर में प्राइस,
अच्छा प्राइस तो कौन बता रहे हैं? 20 रुपए पे कितना बेचना चाहिए बताओ? 20 रुपए पे कितना बेचना चाहिए? 1000। 20 रुपए पे 1000 बेचना चाहिए सर। 20 रुपए पे 1000 बेचना चाहिए। ये आपका आ गया पहला पॉइंट। सुनना बस। अब ये जो एक फर्म है वो क्या निकाल रही है अपना आउटपुट। आउटपुट किससे निकलता है? एमआर और एमसी से। प्राइस प्राइस ही क्या होती है? एआर। वही एआर, वो एआर ही क्या होता है? एमआर। तो आप समझो ये फर्म निकाल रही है अपना आउटपुट और 20 रुपए पे कितना बेचना चाहिए? 1000। अब आप देखना आगे बढ़ते हैं। सर मार्केट में हमेशा यही रहेगी कि प्राइस? नहीं, क्या हो जाती है? प्राइस बढ़ जाती है। मान लो प्राइस बढ़ के हो गई, भाई मार्केट में तो बढ़ जाती है ना प्राइस। मान लो आज प्राइस हो गई बेटा, आज की प्राइस है 30 रुपए। आलू कितने का हो गया? 30 रुपए का। अब आलू का प्राइस ही तो बढ़ा है, कॉस्ट अज्यूमिंग द सेम। तो मान लो प्राइस बढ़ गया, कितना हो गया? पहले 20 रुपए था ना, अब कितना हो गया? न्यू प्राइस। ये न्यू प्राइस है। हो गया। तो ये क्या था नीचे? तो ये नीचे वाला क्या था? इसको मैं नाम दे रहा हूं MR1। MR1 दे दूं उसको, ठीक है ना। ये क्या हो गया? MR2। न्यू MR हो गया। न्यू प्राइस आई तो न्यू प्राइस AR होता है, वही MR होता है। ठीक है, आज प्राइस क्या है आलू की? 30 रुपए। अच्छा कॉस्ट तो उतनी लग रही है ना, तो कहां पे एमसी ने एमआर को कहां काटा? आज 30 रुपए ना प्राइस, एमसी ने एमआर को कहां पे काटा? जहां पे भी काटा क्या लगा दो? देखो यहाँ पे भी काटा, यहाँ पे भी काटा, लेकिन कहा गया? इक्विलिब्रियम। इस वाले पे आता है ना। तो ये लो सर, न्यू इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम नंबर 2। तो ये लो, इसको नीचे जोड़ो। यहाँ पे कितनी क्वांटिटी आई मान लेते हैं? 1500। तो बताओ 30 रुपए पे प्रोड्यूसर को कितना बेचना चाहिए? 1500। तो इधर देखो, अब ये तो प्राइस टेकर होते हैं ना, प्राइस टेकर होते हैं, प्राइस मेकर तो वो है, ये प्राइस टेकर है, ये ले ली इन्होंने प्राइस। तो 30 रुपए पे कितना बेचना चाहिए? 1500। तो भाई 30 रुपए पे इतना इनको बेचना चाहिए। दो आ गई क्वांटिटी। एक और लो तुम्हारे लिए, एक और बना के दिखाता हूं। ये लो भाई, प्राइस मान लो और हाई हो गई मार्केट में, 40 रुपए का हो गया आलू। तो न्यू एमआर क्या हो गया बोलो? न्यू एमआर हो गया 40 पे। तो ये हो गया MR3। अच्छा कॉस्ट तो वही लग रही है, कहां पे काट रहा है? एमआर पे एमसी कहां काट रहा है? जहां पे भी काट रहा है लगा दो। ये लो सर, यहां काट रहा है क्या? अरे काट रहा है ना, ये यहां पे काट रहा है। तो ये हो गया क्या? इक्विलिब्रियम नंबर 3। तो इसको जोड़ो जरा प्राइस में, मान लो 2000। तो बताओ 40 रुपए पे कितना बेचना चाहिए? 2000। तो ये लोग प्राइस को फॉलो करेंगे, ये तो 40 रुपए पे कितना बेचना चाहिए? 2000। और अब कुछ नहीं बेटा, सामने देखो क्या कर रहा हूं मैं। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, इनको जोड़ो, ये क्या बन के आ गया? एक फर्म का सप्लाई कर्व। तो इतना सा जवाब दे दो मेरे को, तो ये फर्म का सप्लाई कर्व बनाने में कौन सा कर्व मदद करता है? क्या आंसर है? कौन सा कर्व मदद किया बताओ? अरे कौन सा कर्व मदद कर रहा है? MC। सो दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द आंसर। एक फर्म का सप्लाई कर्व बनाने में शॉर्ट, वापस से पूरा क्वेश्चन यहां से है। इन शॉर्ट रन में परफेक्ट कंपटीशन के अंदर एक फर्म का सप्लाई कर्व बनाने में कौन सा कर्व मदद करता है? आंसर मार्जिनल कॉस्ट कर्व। अच्छे से देख लो क्या है ये क्वेश्चन, कैसे आता है? ऐसे आता है। इन द शॉर्ट रन अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन and the firm supply curve is determined with the help of dash curve। चार ऑप्शन देगा, किस पे टिक करोगे? आंसर। या रिवर्स क्वेश्चन भी पूछ सकता है। क्या क्वेश्चन आ सकता है? एक ये जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व होता है, ये फर्म का क्या निकालने में मदद करता है? समझ में आया कि सभी को? पक्का? इजी? खत्म? समझ में आया? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना भाई ऑनलाइन। और इसी के साथ परफेक्ट कंपटीशन हो गया खत्म। ये थोड़ा बड़ा होता है, इसके बाद के ओलिगोपॉली थोड़ा छोटा है, परफेक्ट कंपटीशन और छोटा है, वो सॉरी इम्परफेक्ट, वो मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोलिस्टिक बहुत ही छोटा है, फिर थोड़ा ओलिगोपॉली, मोनोपोली थोड़ा और बड़ा है।
ऐसे करके थोड़ा बड़ा मार्केट हो जाता है। सर मैं सबको परफेक्ट में बहुत सारी बातें थी, आप देख लो याद करने की बहुत सारी बातें हैं। तो ऐसा रहेगा, इसको कंप्लीट कर लेना अपने तौर पे, याद कर लेना सारा परफेक्ट एकदम। क्लियर है सभी को? चलो ऑनलाइन ले लिया स्क्रीनशॉट? क्या कह रहे हो जय भैया? एक सेकंड रुक जाओ, चेक। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो भी तो जो कॉस्ट जितना ही प्राइस सेट करते हैं। तो बेटा वो तो खुद ही बोल रहे हो ना आप, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वो तो है ही नहीं प्रॉफिट वाली। उसको तो फिर वो तो एक्सेप्शन हो गया। तो एक हम तो बात कर रहे हैं जो मार्केट को प्रॉफिट्स के लिए बैठे हैं, जो लोग फर्म्स, फर्म कौन होती है जो काय के लिए बैठती है? प्रॉफिट के लिए। वो तो फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो गई, वो तो फ्री में भी बांट सकती है। वो तो फ्री में भी बांट सकती है ना, वो तो हमारी लीग से ही अलग हो गया। ये है, हम बात कर रहे हैं जो लोग प्रॉफिट्स के लिए काम करते हैं, वहां कौन ऐसा है जो कम कॉस्ट में दे देता है? कोई नहीं देता, उल्टा ज्यादा ही लेते हैं। प्राइस चार्ज इज ग्रेटर देन दी मार्जिनल कॉस्ट। है कोई ऐसा जो बराबर में दे दे? कोई नहीं देता। कौन किसका भला करने के लिए बैठा है? कोई भी नहीं बैठा। हाई लेते हैं भयंकर वाली। समझ में आया क्या सभी को? पक्का? चलो, तो ये होता है मामला बेटा परफेक्ट कंपटीशन का। ठीक है, अब चालू करने जा रहा हूं मोनोपोलिस्टिक, ऑल्सो कॉल्ड इम्परफेक्ट कंपटीशन। अच्छा देखो सामने देखो, सेकंड मार्केट क्या नाम है? इम्परफेक्ट कंपटीशन में दो फर्म्स होती है। कितनी फर्म्स होती है इम्परफेक्ट कंपटीशन में? दो फर्म्स होती है। कौन कौन सी? मोनोपोलिस्टिक, पूरा नाम सुनना, मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव मार्केट। पूरा नाम पूछ लेता है भाई साहब, इतना नीचे ऐसे ही पूरा नाम। मतलब ऑप्शन में क्या देगा कि फलाना फलानी चीज कहां होती है? पहला ऑप्शन मोनोपोलिस्टिक मार्केट, दूसरा ऑप्शन मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव मार्केट। मतलब पूरा नाम याद होना चाहिए इसका। सो मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव मार्केट, और एक दूसरा कौन सा पढ़ेंगे? ओलिगोपॉली। तो ये दोनों पढ़ेंगे, और उसके बाद लास्ट में अलग से पढ़ेंगे क्या? मोनोपोली। दैट इज डिफरेंट, क्योंकि वो एक ही फर्म होती है वहां तो। चलो, सो मोनोपोलिस्टिक स्टार्ट करने जा रहा हूं। सेम मतलब इसमें बहुत सारी चीजें परफेक्ट कंपटीशन जैसी ही हैं, तो टाइम सेवर है ये। बहुत सारा सेम है। अब आपको मैं उसमें एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि वो सेम ही है पॉइंट। बताओ, सुनना। मोनोपोलिस्टिक का बेस्ट एग्जांपल अगर आपको सुनना है तो एक तो याद रखो, क्लोथिंग ब्रांड्स, कपड़ों की ब्रांड्स कितनी सारी होती है? खूब सारी। तो क्लोथिंग ब्रांड्स हो गया। अच्छा, सबके कपड़े सेम होते हैं क्या? कपड़े सबके सेम नहीं होते, होमोजीनियस नहीं है यहाँ पे गुड। क्लियर है? तो गुड्स आर नॉट होमोजीनियस। सो क्लोथिंग ब्रांड्स हो गए। और एग्जांपल बोलूं, होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स। पिज्जा तो डोमिनोज भी बनाता है, पिज्जा हट भी बनाता है, रोमिनस भी बनाता है, सब बनाते हैं पिज्जा तो। लेकिन सबका पिज्जा सेम होता है? नहीं। समझ में आया? तो बनाते तो सब लोग हैं, और सबका प्राइस सेम होता है? नहीं। तो देखो, ना तो यहाँ सबका प्राइस सेम है, ना सबका प्रोडक्ट सेम होता है। समझ रहे हो? अच्छा, प्रोडक्ट होते तो सब एक दूसरे के क्या है, मिलते जुलते ही तो होते ना, मिलते जुलते तो होते हैं या नहीं होते? अरे आप जीन्स लिवाइस की पहन लो, रैंगलर की पहन लो, पेपे की पहन लो, है तो जीन्स ही, मिलती जुलती तो है ना। आई एम नॉट सेइंग एग्जैक्टली सेम, बट आर दे क्लोज सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर? अगर लिवाइस की जीन्स नहीं मिली तो क्या रैंगलर की जीन्स से काम नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। रैंगलर की नहीं मिली पेपे जीन्स से नहीं चलेगा काम, पेपे जीन्स की नहीं मिली इंडियन टेरेन से काम नहीं चलेगा? चली जाएगा ना। बात समझे कि नहीं समझे? पक्का? यूएस पोलो की टी शर्ट खरीदने गए तो यूएस पोलो की नहीं मिली, दूसरी से काम नहीं चलेगा? चल जाएगा। सो द गुड्स आर सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर। सब्स्टिट्यूट्स है, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट क्या होता है? बिल्कुल सेम। जहां कंज्यूमर ये ना बता पाए कौन सा किसका है, कपड़ों में नहीं बता सकते आप कौन सा किसका है, बता सकते हैं। सो द गुड्स आर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर बट डिफरेंट। सब्स्टिट्यूट्स होते हैं एक दूसरे के क्लोज, बट लेकिन पहचान सकता है आदमी की कौन सा किसका है। साबुन, लक्स, फियामा डिविल्स, कितने सारे आते हैं, सिंथॉल, लेरिल, हमाम, पतंजलि, वाइल्ड स्टोन, और बोलो डव, बड़े प्यार से बोलो डव, पियर, संतूर, संतूर वाली मोम आता था, ऐड आता था, संतूर। और है
लाइव बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां, डेटॉल वो करके नहीं दिखा सकता। सारे कीटाणु कदम एक ही बचता है उसमें, एक बचता है लेकिन। आप समझ गए? मैं ये कहना चाह रहा हूं ये सब क्या है, एक दूसरे के क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं। परफेक्ट तो नहीं है, पहचान सकते हो कौन सा किसका है? बस ऐसे ही होते हैं यहाँ पे गुड्स। क्लियर है? तो सुनना बेटा, पहला पॉइंट बताने जा रहा हूं, बहुत ही इजी। क्या पढ़ चुके हो आप ऑलरेडी? सर इस मार्केट में भी क्या होते हैं? लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। कितने लार्ज? उतने ही लार्ज। खूब सारे बायर्स और सेलर्स होते हैं। बायर्स भी खूब है, सेलर्स भी खूब है। समझ रहे हो मेरी बात? तो बेस्ट एग्जांपल जिसका लिया उसी पे सोचो सिर्फ। कितने कपड़ों की ब्रांड्स किनके बता दो मेरे को, दम है तो किसी में है ही नहीं। तुम जितनी जानते हो उससे लाखों ज्यादा होते हैं। ठीक है ब्रांड्स। सो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। क्लियर है किसी बात? तो यहाँ पे भी खरीदने वाले बहुत होते हैं और बेचने वाले भी खूब। कितने खूब? जितने वहां होते थे। बताया था, द नंबर ऑफ बायर्स आर सो लार्ज that no individual buyer can influence the market demand and the price। आज इतने सारे लोग लिवाइस की जींस खरीदते, कोई एक अकेला नहीं खरीदेगा तो कोई फर्क पड़ जाएगा क्या उसको? एक अकेला कंज्यूमर क्या उसको डिमांड में इफेक्ट कर सकता है क्या? मान लो 2 महीने पहले मैंने जींस खरीदी थी, 2 महीने भी नहीं हुए, 1 महीने पहले लिवाइस की जींस खरीदी थी, दोनों पड़ गई भाई साहब, पता नहीं क्या मटेरियल था। मतलब विद इन 15 डेज थोड़ी पड़ सकती है भाई। और वो भी ऐसा नहीं कि कोई जैसे कोई लग गया हो, कोई हुक लग गया हो तो वो हो गया, वैसा नहीं, वैसा कपड़ा ही कच्चा था, वो कपड़ा ही कच्चा था। समझ गया मेरी बात? तो अब बात को समझो। तो अगर मान लो मैं इस गुस्से में आके मैंने कहा नहीं आपसे मैं लिवाइस की जींस ही नहीं खरीदूंगा, अरे मेरे नहीं खरीदने से कोई फर्क पड़ जाएगा उसकी डिमांड पे? उसकी प्राइस की इफेक्ट हो जाएगी? नहीं होगी यार, तुम भी जानते हो द नंबर ऑफ बायर्स आर सो लार्ज। मेरी मैं कितनी सी डिमांड करता हूँ मार्केट की डिमांड के कंपैरिजन में? बहुत इतनी सी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। समझ में आई ना मेरी बात? ऐसा। अच्छा बताओ, आज अगर मार्केट से लिवाइस कंपनी बंद हो जाए तो एक कंपनी के बंद होना, एक सेलर से कोई मार्केट की सप्लाई पे इफेक्ट पड़ जाएगा? वो नीच और लोग कपड़े कैसे पहनेंगे, नंगे घूमेंगे? एक लिवाइस के बंद होने से क्या मार्केट की सप्लाई पे प्रभाव पड़ जाएगा बहुत ज्यादा? नहीं पड़ेगा। हजारों लाखों बेचने वाले हैं, खुद ही तो बोल रहे हो तुम। लार्ज नंबर ऑफ सेलर, सो नो इंडिविजुअल सप्लायर, नो इंडिविजुअल प्रोड्यूसर कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट सप्लाई। तो ना कोई एक इंडिविजुअल कंज्यूमर इफेक्ट कर सकता है, ना इंडिविजुअल प्रोड्यूसर। पढ़ा चुका हूं मैं परफेक्ट के अंदर। सो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ। सर इतने लार्ज हो कैसे गए? टेलीकॉम कंपनी तो नहीं है इतनी सारी, ये कैसे हो जाते हैं इतने लार्ज? क्योंकि इसके अंदर भी एंट्री के ऊपर क्या नहीं है, कोई रोक नहीं है, फुल ऑन क्या है? अरे बोलो, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड फ्रीडम ऑफ। सर इस मार्केट में फुल ऑन क्या है? फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड फ्रीडम ऑफ एग्जिट फॉर फर्म्स। तो जिसको भी आना है वो आ जाती है, जिसको जाना है वो चले जाती है। तो इसलिए फिर कभी भी कोई मुंह उठा के आ रहा है तो इसके अंदर भी कभी भी कोई तगड़े वाले प्रॉफिट्स कभी लॉन्ग रन में नहीं होंगे। क्या होंगे लॉन्ग रन में हमेशा? अरे बोलो, लॉन्ग रन में भी कौन से प्रॉफिट्स होंगे? नॉर्मली होंगे सर, भूल जाओ आप तगड़े प्रॉफिट्स तो, क्योंकि आपकी एंट्री क्या है? फ्रीडम है। जैसे मैंने पढ़ाया था आपको परफेक्ट के अंदर, क्या बोला था? कभी कभार शॉर्ट रन में क्या हो सकता है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स हो सकते हैं, लेकिन क्या होगा फिर? न्यू फॉर्म्स आ जाएगी, न्यू फॉर्म्स के आने से सप्लाई, मार्केट की सप्लाई बढ़ेगी और प्राइस हो जाएगी डाउन, और प्राइस डाउन होने से अपने आप किस पे आ गया प्रॉफिट? नॉर्मल प्रॉफिट पे आ गया। लॉन्ग रन में अपने आप आ जाओगे नॉर्मल पे। अच्छा फिर से बताओ, क्या पढ़ाया था मैंने परफेक्ट कॉम्पिटिशन में? लॉस भी तो हो सकता है कभी कभार, हो सकता है। लॉस होने से क्या होगा? फ्यू फर्म्स छोड़ जाएंगी, उनके छोड़ने से सप्लाई क्या हो जाएगी? कम। सप्लाई कम होने से प्राइस क्या हो जाएगी बेटा? बढ़ जाएगी। और प्राइस बढ़ने से देखो, लॉस से उठ के वापस से किस पे आ गए? कुछ भी कर लो तुम, लॉन्ग रन में हमेशा क्या होंगे यहाँ पे? प्रॉफिट्स नॉर्मली होंगे। शॉर्ट रन में कुछ भी हो सकता है, बट इन लॉन्ग रन द प्रॉफिट्स विल ऑलवेज बी नॉर्मल प्रॉफिट्स। क्यों? तुमने एंट्री क्या कर रखी है? फ्री कर रखी है। टेलीकॉम मार्केट में एंट्री की फ्रीडम है क्या? क्या अभिषेक सिंह कभी भी बिजनेस खोल सकता है क्या सिम का? टेलीकॉम बिजनेस नहीं खोल सकता। क्या है? बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस, बहुत सारी बैरियर्स हैं, हर कोई क्रॉस नहीं कर सकता। तो मुश्किल से भारत में कितनी कंपनीज क्रॉस कर पा रही है? 4-5। इसलिए कितनी कंपनी है उसके अंदर? 4-5। तो इसलिए सोचो, बेचने वाले 5, खरीदने वाले करोड़ों। लेकिन इस मार्केट में आपने एंट्री किया है सर एकदम फ्री, वो भी मुंह उठा के बेचने आ रहा है, सेलर बन रहा है, तो उसके बेचने से इफेक्ट तो होगा ना कंपटीशन।
हर कोई सेलर कभी भी आ रहा है, तो फिर तो कभी तगड़े प्रॉफिट्स यहाँ हो ही नहीं सकते। उन मार्केट्स में हर कोई जा ही नहीं सकता, तो बेचने वाले फिक्स है 5। समझ में आई मेरी बात? यार कोई आ रहा है भाई साहब, सेलर बन रहा है, धमाधम बेच रहा है बेच रहा है बेच रहा है, तो तुम्हारा प्रॉफिट कभी तगड़ा हो ही नहीं पाएगा, नॉर्मली होंगे हमेशा। समझ में आया कि सभी को? अरे बोलो भैया, क्लियर है? तो ये 2 पॉइंट अच्छे से याद करके आना, वापस से रिवाइज करना, कल इसके आगे ही खत्म करा दूंगा कल मैं ये पूरा। कौन सा? मोनोपोलिस्टिक। ठीक है, चलो। मोनोपोलिस्टिक कल खत्म, संडे को ओलिगोपोली खत्म, फिर सिर्फ क्या बचेगा? मोनोपोली। मोनोपोली भी फिर 2 दिन में खींचेंगे उसको भी थोड़ा। बेटा ये शीट्स ले लेना अपनी अपनी, जाने से पहले याद से लेके जाना, ठीक है? लेके जाना है ऐसे ना। ऑनलाइन वाले बच्चों जो जो शीट्स है अपनी लेके जाना, आंसर शीट।